दोस्तों यह वीडियो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की एक गोल्डन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा लेना, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर ही क्यों ना उठा लेना, सारे क्वेश्चंस ए टू जेड सॉल्व कर जाओगे। इस वीडियो में अधिकतर सभी राज्यों के प्रश्न समाहित हैं, यहां तक कि सांप, हाथी, गिरगिट, पक्षियों से और जानवरों से क्वेश्चंस भी समाहित कर दिए हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी किस राज्य से हैं? गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में सभी कमेंट करें। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यहां पर आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप किस राज्य से हैं, वहां से कौन से क्वेश्चंस बनेंगे ये भैया देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपके शहर से भी क्वेश्चंस बनेंगे। यह वीडियो सीटेट के लिए बहुत ही लाभकर होगी और ऐसे ही सारे स्टेट के एग्जाम्स जो राज्य में लगे हैं सारी वीडियोस एक एक बना दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, कंसंट्रेशन भंग नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो के साथ आप बाद में जब प्रैक्टिस सेट उठाओगे या प्रीवियस ईयर उठाओगे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा गाइस, अगर हम बात करें दोस्तों असम से पहला क्वेश्चन लेते हैं। असम से लूंगा, फिर पक्षियों से लूंगा, फिर हम जानवरों से लेंगे, सारे क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बिहू का त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि बिहू का त्योहार किस राज्य से रिलेट करता है, किस राज्य में मनाया जाता है, असम में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बिहू का त्योहार कौन सी फसल काटने के बाद उपरांत मनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, चावल या गेहूं, तो चावल। अच्छा, मेरे दिमाग में तीसरा क्वेश्चन ये भी आ गया है कि चावल भारत में सबसे ज्यादा कहां पर, किस राज्य में होता है, तो ऐसा स्टेट भैया है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्लियर। तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। एक बात और आ सकती है कि बिहू का त्योहार भारत में असम में तो मनाया जाता है, चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है, लेकिन किस महीने में मनाया जाता है? 12 महीने होते हैं तो जनवरी में मनाया जाता है। अगर डेट आपको याद ना रहे तो जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर पहले दिन को इसको क्या कहा जाता है? उरका कहा जाता है, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं पतार, ठीक है। पतार एक उरका एक टाइप का होता है, वंडल टाइप का होता है। बच्चे जो रिलेट करते हैं गांव से वो जानते होंगे। इस दिन अस्थाई छप्पर बनाया जाता है जिसे भेला घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट पे। अब पक्षियों से क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा, पक्षियों से क्वेश्चंस हम इस वीडियो में 2 सेट में कराएंगे, एक बीच में वीडियो में कराएंगे, एक पहले अभी हम देख लेते हैं। देखिएगा, मैना, यहां पर मैना लिख लेना। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन में अभी आया पिछले साल, आपने अगर लगाया होगा, आपने एग्जाम दिया होगा तो खुद ही पता चला होगा, ठीक है। लेकिन इस बार बहुत लंबा टारगेट रखना है, यानी सबको पीछे छोड़ देना है, आपको बेहतरीन नंबर लाने हैं टेट में, ठीक है। बात करते हैं सर मैना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था पिछली बार कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी जो है, ऐसे कौन से पक्षी की प्रजाति है झटके से गर्दन को पीछे घुमाती है, तो मैना हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 360 डिग्री जो है गर्दन कौन घुमा सकता है लगभग, तो वो उल्लू हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर पक्षियों से और हम बात करें गाइज, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा तोता के भी जो है एक कलर नहीं होता है, 2-3 कलर होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 2-3 कलर और डिजाइन में मिल जाएंगे। पंख उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही शरीर को गर्म रखते हैं। यानी जो पंख होते हैं उसकी विशेषता क्या है? शरीर को गर्म। अब क्वेश्चंस में कैसे आता है? क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन दे देगा, फिर कहेगा स्टेटमेंट में 1 2 3 4, तो फिर कहेगा ए सही है, बी सही है या ए बी सही है। तो ये सारी क्वेश्चंस करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पंख करते क्या है ये पता होना चाहिए। पंख दोस्तों उड़ने में मदद करते हैं। दूसरा काम क्या है? शरीर को गर्म रखते हैं। पुराने पंख झड़ते हैं तो समय समय पर नए पंख आते रहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये आ जाए स्टेटमेंट में कि क्या पक्षियों के पंख दोबारा आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। अगर आपके बाल आ सकते हैं तो उनके पंख भी आ सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं गाइस यहां पर तीसरे क्वेश्चन की। पक्षियों के कान बाहर नहीं दिखते, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह छेद बालों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। अभी तक बच्चे बड़ा परेशान होंगे कि मैंने कौवे के या फिर कबूतर के, इनके हमने कभी भी कान नहीं देखे हैं। तो क्या इनके कान होते ही नहीं है या फिर ये आभास करते हैं? तो सिंपल सी बात, होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? दिखते नहीं आपको, वो उनके छिद्र होते हैं। अब बात आती है कान से जो क्वेश्चंस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही लॉजिकल बताऊंगा। हर बहन हर भाई सुनने का मजा आ जाएगा और कहेगा कि बिल्कुल सही एकदम बताया। यानी जिनके कान दिखते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके नहीं वो अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेना। चाहे आप अपने बाहर में जो बंदी हो, गाय हो, वो देख लेना। यानी गाय के कान दिखते हैं, बकरी के कान दिखते हैं, जितने भी आपको कान दिखेंगे वो सभी आपको क्या देंगे? बच्चे देंगे। और जिनके नहीं दिखेंगे, जैसे अगर आप पक्षी ले लो, सारे पक्षी ले लो, उसके कान ही नहीं दिखेंगे, वो सारे क्या होते हैं? जिनके कान आपको ना दिखें वो सभी अंडे देते हैं। जैसे छिपकली हो गई, है ना। जितने भी आपको अंडे दिखाई दे वो समझ लेना, चाहे मुर्गी हो गई, तो
आप अंडे वही देंगे, यानी पक्षी अंडे वही देंगे तो जिनको आप देख सकते हैं जिनके कान नहीं है, और जिनके कान हैं वो भैया क्या देंगे, बच्चे देंगे। क्लियर। अब जैसे अगर हम बात करें, अंडे की बात करूंगा अभी मैं, कान और जो है अंडे की बात करूंगा, बच्चों और अंडे की बात करूंगा 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में। जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके शरीर पर बालों के कारण होती है, और ये क्वेश्चन सीटेट यही मानता है, लेकिन रियलिटी क्या है, एनसीईआरटी ये कहती है कि जो डिजाइन नहीं होती है बालों की, जो आप देखते होगे कि पीठ पर किसी भी गाय के या भैंस के डिजाइन बनी होती है गोल गोल में, लेकिन वो होता क्या है एक्चुअल में, जलवायु के अनुसार जो है पैटर्न बना होता है। जब भी ये ऑप्शन में ना हो तो वो आप मारेंगे क्या, जलवायु के अनुसार। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जो अभी मैंने समझाया, जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं। सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, शरीर पर बाल वाला ना याद रखना, कान वाला। अगर कान आपको दिखाई देते हैं वह जानवर बच्चे देते हैं, जैसे कुत्ता के भी हैं, बिल्ली के, सियार के, गाय के, भैंस के, है ना, बकरी के, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है गाइस कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तथा शरीर पर बाल भी नहीं होते, तो मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे ये मतलब है कान दिखाई दे रहे हैं तो बच्चा, कान दिखाई नहीं दे रहा है तो भैया क्या देते हैं, अंडा देते हैं, जैसे छिपकली, मेढक इत्यादि। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट 7 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं जहां से हाथियों से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी सीटेट का आप प्रीवियस ईयर उठाओगे ना 2011 से, तो आप कहोगे सर मज़ा आ गया, हर क्वेश्चन सेट में हाथियों से क्वेश्चंस मिल गया, हर क्वेश्चन सेट में खेजड़ी राजस्थान से मिल जाएगा, हर क्वेश्चन सेट में आपको मधुबनी बिहार से चित्रकला मिल जाएगी, हर क्वेश्चन सेट में आपको अबू धाबी, जड़ें, ऐसे ही ओक वृक्ष मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हाथियों से जान लेते हैं, आज के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक वयस्क हाथी, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते तथा झाड़ियाँ खा सकता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता है कि हाथी क्या खाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या सभी सही है, या ए भी सही है। अरे यार समझो पहले, हाथियों से क्वेश्चन जो बनते हैं, पहला है एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है। ठीक है, एक यहाँ पर स्टेटमेंट तैयार हुआ है, एक क्वेश्चन अभी तक नहीं तैयार हुआ है, एक स्टेटमेंट तैयार हुआ है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाथी को पानी तथा कीचड़ में क्या खेलना पसंद है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल खेलना पसंद है। ये क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट में करना होगा। तो आपके 3 कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुए हैं, लेकिन अभी भी आपका पूरा क्वेश्चन हाथी से संबंधित सही सॉल्व नहीं हुआ है। अब कहते हैं कि हाथी के कान पंखों की तरह होते हैं, उन्हें हिलाकर हवा का कार्य करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछे कि क्या हाथी अपने पंखों को हवा के लिए हिलाता है, तो नीचे ऑप्शंस होंगे, क्या ए सही है, बिल्कुल सर सही है। तो यानी वाकई में हवा के लिए काम करते हैं ये। अब बात आती है यहाँ पर कि मुखिया कौन होता है या उनका वजन क्या होता है। सुनिएगा, एक हाथी की बात करें तो 3 माह का हाथी के बच्चे का अगर वजन की बात करें तो 300 केजी होता है। हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके छोटे बच्चे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर पूछी जाए कि क्या हाथियों के झुंड में क्या हथनियां होती हैं, तो सिंपल सी बात है बिल्कुल। और हाथी के झुंड में मुखिया आखिर कौन होता है, तो याद रखना है झुंड की मुखिया बूढ़ी हथनी होती है, यानी फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा है गाइस। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि हाथी में अगर हम मुखिया की बात करें तो वो फीमेल ही जाएगी, और वो भी सबसे एजेड होगी। क्लियर, ये याद रखना। और बच्चे का वजन कितना होता है, 300 केजी होता है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी तथा उनके बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ देता है, अकेले रहने लगता है। हथनियां झुंड में रहती हैं, ना कि हाथी अकेले रहता है। हाथी देखिएगा यहाँ पर लिखा है 10 से 12 हथनियां होती तथा उनके बच्चे होते हैं। बच्चों में तो मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, लेकिन ये 10 से 15 वर्ष तक इसमें जो है मेल कैंडिडेट रहता है, और फिर क्या कहता है, ये झुंड छोड़ देता है और अकेले मस्त आदमी तरीके से मस्त से रहता है। ठीक है, तो दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं गाइस, बगुला से एक क्वेश्चन लेते हैं। बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है, किस लिए बैठता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि सूक्ष्म जीवों को खाता है, इससे भैंस को भी फायदा होता है, और इसे सहजीवी कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, बगुला क्या करता है बैठ के, बगुला बैठ के केवल सूक्ष्म जीवों को खाता है। ठीक है, भैंस को इसलिए फायदा होता है कि भैया उसको भी आराम मिलती है और बगुला भी पेट भर लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बात करते हैं गाइस, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हाथी से। हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं तथा अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का
साथ देते हैं। हाथी की बात करिए मेल कैंडिडेट की, ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था। अब हम राजस्थान से, बच्चे जितने राजस्थान से हैं जरा कमेंट करें। राजस्थान में खेजड़ी से क्वेश्चन बहुत आता है, खेजड़ी वृक्ष सुना होगा, लेकिन क्या बच्चे ये जानते हैं कि खेजड़िया एक या खेजड़ी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहां पर एक गांव का नाम है, क्या, खेजड़डी जो है नामक गांव है, यानी विलेज एरिया है राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान की राजधानी की अगर हम बात करूं, जयपुर की बात आती है, यहीं सर पिंक सिटी की बात आ जाती है। तो मुझे ये कमेंट करके बताओ कि जयपुर को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भी यही बता दो अच्छा अलग से कि पिंक सिटी किसको कहते हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात करें, राजस्थान के जोधपुर में है, यानी ये खेजडली नामक गाँव, और गाँव का नाम खेजडली या खेजड़ली है ना। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों जिसे खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, अब समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा। तो कहाँ पर है, जोधपुर में है, नाम क्या है, खेजडली, ठीक है, ये सिंपल सी बात। अब बात आती है कि खेजडली गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं। तो ये बिश्नोई परिवार क्या करता है सर, पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के इलाके में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में ये बार बार एग्जाम में आया है कि खेजड़ी वृक्ष जो होते हैं वो किस इलाके में है, असम वाले इलाके में, राजस्थान और या फिर जो है गुजरात वाले इलाके में, ठीक है। और कभी कभी तो एग्जाम में जो है आपको दूसरे देशों के नाम भी दे देता है। तो राजस्थानी इलाके में जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही लिखा है राजस्थानी इलाके में पाया जाता है। इस वृक्ष की छाल जो है दवा के काम में आती है, और इस वृक्ष की लकड़ी जो है कीड़े, इस वृक्ष की लकड़ी में क्या करते होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले ही लिखा है कि यह जो लकड़ी है या जो छाल है वो दवा के काम में आती है, यानी मेडिसिन के रूप में आती है, ठीक है। इस वृक्ष से फलियां प्राप्त होती हैं जिससे सब्जियां बनाई जाती हैं। क्या सर, फलियां प्राप्त होती हैं जिससे सब्जियां बनाई जाती हैं। ये सीटेट एग्जाम में स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चा बिहार से है कमेंट करें नीचे कि बिहार से बच्चा कैंडिडेट कौन कौन से हैं। हर बहन हर भाई का स्वागत है। देखिए, अब बिहार से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, ये क्वेश्चंस है बिहार के, और बारे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। अनीता कुशवाहा एक बिहार की मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली हैं। अनीता कुशवाहा से क्वेश्चंस आए हैं। अनीता एक चमकता सितारा है जिसे स्टार गर्ल कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या आया है कि किसे जो है स्टार गर्ल के नाम से जाना जाता है, तो बिहार की अनीता कुशवाहा को, ठीक है। और बिहार की अनीता कुशवाहा है कहाँ पर, कहाँ से है, मुजफ्फरनगर जिले से है, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले से है। अब बात करते हैं स्टार गर्ल जिसे अनीता कहा जाता है, यानी अनीता कुशवाहा। स्टार गर्ल वो लड़की होती है जो स्कूल पहुंचकर अपने आप अपनी ज़िंदगी बदल चुकी होती हैं। यानी स्कूल पहुंचकर स्कूल में अपना ही मतलब सर्वोच्च, जिसमें परिवार की कोई भी भागीदारी नहीं है, अपने दम पर जिन्होंने करा, अपने ही पैरों पर खड़े होकर जो किया है वो अनीता ने करा है, और एक बिहार की लड़की है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं RTE से। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो क्वेश्चन में ये आया है कि 2009, मैंने RTE को अलग से भी पढ़ा है गाइस, ठीक है, ये भी अच्छी तरीके से आप जानते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि RTE का फुल फॉर्म, तो राइट टू एजुकेशन कब आया, 2009 में आया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा ये है कि कितने साल के बच्चों के लिए है, तो आपका 6 to 14। क्लियर, हाँ जी। 86 में संविधान संशोधन की भी बात होती है। मधुमक्खी से क्वेश्चन लेते हैं। मुजफ्फरपुर की बात आती है, और मुजफ्फरपुर से कितने लोग हैं जरा कमेंट करें। मधुमक्खी से क्वेश्चन जो आते हैं आपके सीटेट एग्जाम्स में, मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ बहुताय मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा। अब बात आती है कि लीची से संबंधित क्या मधुमक्खी से रिलेट करेगा, तो सिंपल सी बात ये याद रखिएगा, लीची के पेड़ जो होते हैं वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। क्लियर, तो याद रखना है कि मुजफ्फरपुर से क्वेश्चन आए तो एक वर्ड आपको लीची याद रखनी है, एक मधुमक्खी याद रखनी है। अब बात करेंगे यहाँ पर मुजफ्फरपुर के जो लोग होते हैं, यहाँ पर मुजफ्फरपुर के लोग मधुमक्खियों को पालकर, यानी वहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, शहद एकत्रित करते हैं। इन शहद को बेचकर अपनी जो है जीवनचर्या या फिर आमदनी प्राप्त करते हैं। क्लियर, तो वहाँ पर एक प्रमुख व्यवसाय क्या है मुजफ्फरपुर में, मधुमक्खी पालन, ठीक है। और किन पेड़ों से, लीची पेड़ों से। अब बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं मधुमक्खियों की, फिर हम लेंगे चींटियों से संबंधित लेंगे, ठीक है, केरल से भी संबंधित लेंगे जो आपकी बात करते हो, लिंगहुफेन क्या है, गोवा से संबंधित सुरंग क्या है, ट्रेन से संबंधित सारे क्वेश्चंस लेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक का इसका समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। यही समय मधुमक्खियों के पालने का उचित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार में लगाना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन में ये आता है कि इनका जो है अंडे देने का समय क्या होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, यहाँ पर खिलते कर लेना है, खिलते हैं। एक बक्से में 12 केजी जो है शहद इकट्ठा हो सकता है। तो शहद की बात अगर आए तो 12 किलोग्राम एक डब्बे में इकट्ठा हो सकता है, इससे ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है, 12 केजी की। लीची के फूल किससे रिलेट करना है, हमें मुजफ्फरपुर से रिलेट करना है।
और मुजफ्फरपुर से रिलेट करना है तो लीची के साथ मधुमक्खी को भी याद रखना है, ठीक है, दिमाग में ये भी याद रखिएगा। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, याद रखिएगा। हर छत्ते में क्या होती है? एक रानी होती है। क्या सर? एक रानी मधुमक्खी होती है। छत्ते में नर मधुमक्खी होती है और बहुत सारी मजदूर मधुमक्खियां भी होती हैं, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ मजदूर मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर हम बात करते हैं जो मजदूर मधुमक्खियां हैं वो काम क्या करती हैं? दिन भर कार्य करती हैं, दिन भर। यानी वो शहद के लिए फूलों पर जाती हैं, उस पर बैठकर रस लाती हैं और फिर अपने छत्ते को वहाँ पर बनाती हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट की बात करें कि जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं जिससे दूसरी मधुमक्खियाँ भी उस तरफ आकर्षित हो जाती हैं। यानी अगर उसको रस मिल गया इस फूल पर तो सारी मधुमक्खियाँ पीछे से छोटी छोटी उसी तरीके से नृत्य के स्वरूप आ जाएंगी। तो क्वेश्चंस में ये आता है कि नृत्य आखिर क्यों करती हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उनको शहद की प्राप्ति होती है और वो शहद जल्दी जल्दी से चूसकर अपने छत्ते को निर्माणित करती हैं, ठीक है। छत्ते बनाने का काम तथा बच्चों को पालने का काम मजदूर मधुमक्खियां ही करती हैं, ठीक है। मजदूर जो मधुमक्खियां हैं उनकी मुखिया ही करती हैं। इसके अलावा जो नर मधुमक्खी हैं, नर मधुमक्खी, ठीक है, अगर हम अभी बात कर रहे थे फीमेल की, अभी बात कर रहे हैं मेल की। नर मधुमक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं जैसे अपन लोग जो निकम्मे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नर जो है निकम्मे होते हैं क्या? जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मधुमक्खी में भी कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट आगे है, ये भी याद रखिएगा। अब चींटियों से क्वेश्चन जो आते हैं क्या लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चींटियों से 19वां नंबर कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि चींटियां भी मिलजुल कर कार्य करती हैं। सभी चींटियों का कार्य बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। तो क्वेश्चन में क्या बन गया है? कौन सी चींटियां अंडे देती हैं? तो रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। कौन सी बिल का ध्यान रखती हैं? सिपाही चींटियां। और मजदूर चींटियां भोजन एकत्रित करती हैं। तो भोजन कौन करता है? मजदूर चींटियां। क्लियर? तो याद रखिएगा। अब बात आती है कि यार दीमक और ततैया, दीमक ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं जैसे चींटियां रहती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है गुजरात से। गुजरात से कितने कैंडिडेट हैं नीचे कमेंट करें। प्रमुख स्थान हमेशा आते हैं। एक वलसाड क्वेश्चन में आता है, आपसे कई बार पूछा गया है वलसाड किस शहर का किस राज्य से रिलेट करता है? तो ये गुजरात से रिलेट करता है, ठीक है। तो वलसाड कहाँ पर है? गुजरात में है। गांधीधाम कहाँ पर है? गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। कच्छ का रण कहाँ पर है सर? गुजरात क्षेत्र में है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि ये सारे शहर कहाँ से रिलेट करते हैं। प्रमुख स्थान जो हमेशा ही सीटेट एग्जाम्स में आते हैं ये सभी कहाँ पर हैं? गुजरात से रिलेट करते हैं। हमेशा ही एग्जाम में आते हैं कि ये ट्रेन उतने वहाँ तक जाती है, वलसाड से गांधीधाम जाती है, अहमदाबाद से गांधीधाम जाती है। तो ये शहर कहाँ कहाँ के हैं? तो ये गुजरात के स्थित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहले आपको बता देते हैं, गुजरात एक ऐसा मिट्टी का प्रदेश है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो होती है उसमें खेती होती है, क्या होती है सर? कपास होता है। क्या सर होता है? कपास होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। बात करेंगे सर यहाँ पर गोवा से कितने बच्चे हैं, नीचे कमेंट करें। गोवा से केरल के बीच में जो है बहुत सारी सुरंगें हैं। अब क्वेश्चंस में क्या आता है कि गोवा से केरल के बीच में कितनी सुरंगें हैं और कितने पुल पड़ते हैं? तो याद रखना है आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन होते हैं। क्या गोवा से केरल के बीच में इतनी सुरंगें हैं? दूसरा, क्या इतनी सुरंगें हैं? क्या इतनी सुरंगें हैं? तो वो मारना होता है आपको आंसर, ठीक है। गोवा से केरल के बीच में 92 सुरंग तथा 2000 पुल पड़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सुरंगों वाला राज्य कौन है तो भैया आपका गोवा और यहाँ पर हो जाएगा केरल वाला राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है कुछ नाम, प्रमुख में नाम में याद रखिएगा। बलियम्मा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बलियम्मा, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अपन लोग क्या कहते हैं? बड़ी अम्मा, ठीक है। बड़ी अम्मा क्या? माँ की बड़ी बहन को वहां पर कहा जाता है। कहां पर सर? मलयालम की भाषा में। क्या सर लैंग्वेज है आपकी? मलयालम। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को यानी मुझे लगता है मौसी को, सिंपल सी बात है। तो बड़ी अम्मा, हम लोग बड़ी अम्मा से ही याद कर लेना है, ठीक है। तो बड़ी अम्मा कहते हैं, क्या? नॉट बड़ी अम्मा, क्या सही है? बली अम्मा, ठीक है। इसके अलावा जो है अमुम्मा क्या है? तो अमुम्मा जो एक नाम है माँ की माँ को, यानी नानी को मलयालम में अमुम्मा कहा जाता है। अपन लोग नानी को नानी कहते हैं, ठीक है। नानी को नानी कहेंगे, सिंपल सी बात है। यानी माँ की माता को हम लोग नानी कहते हैं, सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही वहाँ पर मलयालम में माँ की माँ को क्या कहते हैं? अमुम्मा कहते हैं। तो बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अमुम्मा यानी नानी को। क्लियर? साधन की बात कर लेते हैं। फेरी क्या है? फेरी पानी में आने जाने का साधन, एक प्रकार की नाव होती है। क्या सर? तो एक चीज याद रखनी है, फेरी का दूसरा नाम क्या है? नाव है। इससे ज्यादा आपको दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है गाइस। इसके अलावा अगर हम बात करें, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का प्रयोग करा जाता है। अब क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से कि एक फेरी क्या है? तो फेरी यानी एक साधन है जिसको पानी में यूज करते हैं, यानी नाव है। और दूसरा
कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो रेगिस्तान में तो यूज नहीं करेंगे, जहाँ पर पानी होगा। तो केरल वाला एक इलाका ऐसा है जहाँ पर तटीय इलाका है, यानी आप जब देखते हैं भारत को, तो भारत को अगर सही तरीके से देखें तो भारत एक दक्षिण भाग में एक केरल होता है, यहाँ पर एक केरल है जहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। तो केरल एक पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, और पश्चिमी घाट यानी ये पूरा इलाका एरेबियन तट से लगा हुआ है, पानी है, तो यहाँ पर बहुत सारी नाव चलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फेरी है वो रिलेट कहाँ से है, कर्नाटक से है, और ये जो है आपका एक प्रकार का साधन है। ट्रेन से क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी पक्षियों से लूंगा, हर क्वेश्चंस लूंगा। ट्रेन से क्वेश्चंस क्या आते हैं, रेलवे टाइम टेबल से हम कई जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे ट्रेन कब आएगी, कब पहुँचेगी, कितने जो है यात्रा में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी अगर हम ए से जाने पर बी अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि दूरी कितनी है और फिर उसमें समय कितना लगेगा, ये भी आपको लिखा होता है। साथ ही साथ किराया भी लिखा होता है अगर आप ट्रेन की टिकट खरीदते हैं, ठीक है। यात्रा में कितना समय लगेगा, किराया कितना लगेगा, ये सब आदि लिखा होता है टाइम टेबल में। इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधीधाम गुजरात से नागरकोइल केरल के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2649 किलोमीटर है। दोनों के बीच 14 स्टेशन पड़ते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है कि गांधीधाम गुजरात से नागरकोइल यानी केरल के बीच में जो ट्रेन की दूरी है वो कितनी है, 2649 है और 14 स्टेशन है। दोस्तों ये पता है, ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट में दक्षिण भारत से क्वेश्चन लाए जाते हैं और गुजरात आपका यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और केरल यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर अगर जाने के लिए हम याद रखना है, क्वेश्चन में कई बार ये भी आया है कि आपसे अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर गुजरात होता है, यहाँ पर केरल होता है। कहता है कि कोई व्यक्ति जो है गुजरात से चलकर केरल जाता है तो वो किस दिशा में जा रहा है, तो याद रखना है ऊपर उत्तर होता है और नीचे जो है ऊपर नॉर्थ है, तो नीचे क्या हो, साउथ हो जाए। तो भैया यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो आप केरल की तरफ जाएगा तो भैया दक्षिण की तरफ होगा, और अगर केरल से कहते कि भाई गुजरात में जाएगा तो भाई आपका गांधीधाम जाएगा तो वो नॉर्थ की तरफ यात्रा कर रहा है। अब शादी से दो क्वेश्चंस लेते हैं। आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश से कितने बच्चे हैं कमेंट करें, और गुजरात से कितने बच्चे हैं कमेंट करें। आंध्र प्रदेश में लोगों द्वारा एक विशेष प्रकार का कैंप लगता है। इस कैंप में शादीशुदा लड़कियों को पुनः स्कूल भेजा जाता है ताकि वह अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पर आपको केवल राज्य याद रखना है कि कब शादी के बाद एक कैंप लगता है जिसमें शादीशुदा जो लड़कियां हैं, अब किसी ने 12th के पेपर दिए हैं, एक साल बीए या बीएससी का कर रहा है, एमएससी एमए कर रहा है, तो नहीं कर पाया, शादी हो गई, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें होती हैं। शादी से क्वेश्चन आता है, शादी है तो लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये आपका संविधान संशोधन भी कहता है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप प्रमुख चेहरा की बात करें जो क्वेश्चन हमेशा आता है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। क्या सर, एक याद रखना है, जैसा विराट कोहली क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, बहुत सारे, सानिया मिर्जा की बात करें टेनिस से रिलेट करेगा, शारापोवा की बात करें टेनिस से रिलेट करेगा, जोकोविच की बात करें टेनिस से रिलेट करेगा, जो एक सर्बिया खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। क्वेश्चन में बार बार आया है, कर्णम मल्लेश्वरी एक जो है वेट लिफ्टर है, पहला ऑप्शन होता है। दूसरा होता है कि यह एक आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी है, और तीसरा होता है यह कितने वर्ग की हैं, तो 130 किलोग्राम तक की वर्ग की खिलाड़ी है, यानी यह वजन उठा लेती हैं। अब बात आती है, इन्होंने क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस में दे दिया कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, और दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने गलत कर दिया कि यह उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी है, और तीसरा क्वेश्चन इन्होंने सही कर दिया, यह 130 वर्ग किलोग्राम की है। तो याद रखिएगा, आपके ऑप्शंस में ऐसे पूछता है कि ए सही है या ए बी सही है या ए और सी सही है, तब भैया ए और सी हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों पूरी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। इन्होंने 130 केजी तक वजन उठा रखा है, यानी 130 केजी वर्ग में ये शामिल है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ये वीडियो बाद में अगर बनेगी, इसके बाद भी बहुत सारे कर्णम मल्लेश्वरी जो है आएंगी, यानी बहुत सारी जो है खेल खेलेंगी, तो कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग में ये ज़्यादा पदक ले आएंगी, ठीक है। उत्तराखंड से कितने बच्चे हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी बहन सभी भाई नीचे कमेंट करें। यूके बोले तो उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जबकि शांत घाटी केरल में है। ये हमने आपको बताया है, बार बार एग्जाम में यहाँ पर कराया हुआ है, ठीक है। गाइस अगर हम बात करें चित्रकारी, बिहार से बच्चे हमने देखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार से कितने बच्चे हैं, नीचे कमेंट करेंगे। हर बहन हर भाई कमेंट करेगा बिहार से। जो क्वेश्चन हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, मधुबनी चित्रकारी क्या है। देखिएगा, मधुबनी चित्रकारी की बहुत ही प्राचीन प्रथा है। यह बिहार में मधुबनी नामक एक जिला में काफ़ी प्रचलित है। तो क्वेश्चन में ये आता है कि मधुबनी चित्रकारी, पहला क्वेश्चन आपसे ये आता है कि किस राज्य से, तो बिहार से, ठीक है। और मधुबनी नामक है क्या, मधुबनी एक जिला है, उसी के नाम पर पड़ी है मधुबनी चित्रकारी। क्लियर, ये याद रखिएगा। और जैसे हम खेजड़ी की बात करते थे राजस्थान में, यहाँ त्योहारों पर घर की दीवारें, आंगन में विशेष चित्र बनाया जाता है, इसलिए इस चित्र का नाम मधुबनी पड़ा है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है मधुबनी से।
मधुबनी में अब क्वेश्चंस का क्रेज बढ़ता है आगे और कहता है चलो ठीक है, मधुबनी एक चित्रकारी है, मधुबनी एक जिला है, अभी तक इतना जाना, लेकिन मधुबनी में क्या होता है। मधुबनी चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंग रूप पाए जाते हैं और प्राकृतिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया जाता है। लेकिन यह दर्शाया कैसे जाता है? क्या पेंट से दर्शाया जाता है? क्या ब्रश से दर्शाया जाता है? जी नहीं। चित्र में पिसे हुए चावल का यूज़ करा जाता है। जो चित्र बनाए जाते हैं, पेंटिंग बनाई जाती है, उसमें कोई भी पेंट यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, यानी चावल का घोल का पेंट बनाया जाता है, ठीक है, और मिलाकर बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए हल्दी, गुड़हल, नीम, फूल, पेड़ों का रंग का इस्तेमाल किया जाता है और घोल दिया जाता है चावल के साथ। तो क्वेश्चन में ये आता है मधुबनी चित्रकारी कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है, जिला बिहार का ही है मधुबनी। और साथ ही साथ याद रखना है रंग का उपयोग जो होता है वो चावल का घोल होता है, जिसमें नील होती है, गुड़हल होता है, फूल होता है, प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाया जाता है। मधुबनी चित्रकारी में एक और क्वेश्चन बनता है कि मधुबनी चित्रकारी में चित्र पर फूल, पक्षी, मछलियाँ जो फिशेज होती हैं और अन्य कई जीव जंतु आदि प्रकृति का चित्रण झलकता है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ दिमाग में आई होगी, पक्षी क्यों दर्शाए जाते हैं, मछलियाँ, फूल, जीव, ये सभी पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं बेहतरीन बनती होगी, बहुत ही और अगर किसी को ये मिल जाए तो मुझे देखना है, ठीक है, तो मुझे ज़रूर सेंड करें व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर, ठीक है, फेसबुक पर आप देख सकते हैं या फिर इंस्टा पर। तो मधुबनी चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा ही फेमस है इंडिया में और बिहार के बच्चे इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। फूलों का उपयोग दवाई में किया जाता है, अच्छी तरीके से ये आप जानते हो कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। क्वेश्चन में बार बार आता है कि महाराष्ट्र में कौन सी सब्जी बनती है, यूपी में कौन सी सब्जी बनती है। तो कचनार के फूलों की सब्जी बनती है यूपी में, ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से। तो यूपी वाले बच्चे जल्दी से कमेंट करें, यूपी वाले बच्चे बहुत हैं, कमेंट करें किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं। केरल में सब्जी, अगर हम बात करें यूपी में कचनार है तो केरल में केले की फूल की सब्जी बनती है। याद रखना है के से के, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ABCD करके दिखा होता है, 1 2 3, तो मिलाना होता है उसमें ऐसे करके। तो यूपी में आपको मिला देना है कचनार, केरल से केले मिला देने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में कौन सी सब्जी बनती है? तो महाराष्ट्र में सहजन के सहयोग की पकौड़ी बनती है, यानी सहजन के पत्तों की, ठीक है। तो सहजन के पत्तों की पकौड़ी बनती है महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन में अगर सहजन की बात आए तो महाराष्ट्र, केले की बात आए तो केरल, और कचनार की बात आए तो उत्तर प्रदेश। तो कचनार वाले कितने बच्चे हैं कमेंट करें, और केले वाले कितने बच्चे हैं जो केले की फूल की सब्जी यानी केरल से रिलेट करते हैं, वो कितने बच्चे हैं यहाँ पर, और महाराष्ट्र वाले हमारे कितने बहन भाई हैं, नीचे कमेंट करें गाइस। यूपी से एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? यानी पूरे इंडिया को इत्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो यूपी का एक जिला है कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी, ठीक है। जिला इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ से गुलाब जल तथा इत्र बनाया जाता है, इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में ही आपका वैनसांग आया था। बदमाश देश से प्रश्न ले लेते हैं, और मैंने यहाँ पर टाइप किया है क्योंकि मैं इसकी टांग हमेशा ही खींचता रहता हूँ और हमेशा खींचनी चाहिए क्योंकि ये बेवकूफ़ देश है। गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें बदमाश देश यानी पाकिस्तान। डेरा गाजी खान, अगर आपसे पूछी जाए कि डेरा गाजी खान यानी गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर, ये इतना ही आपको याद रखना है। इसने गाजी मिसाइल का भी अभी परीक्षण किया है हाल ही में। एक संस्कृति से क्वेश्चन लेते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से और उसको लीपा जाता है अपन लोग के यहाँ, ठीक है। अपन लोग के यहाँ, सभी के यहाँ लीपा जाता है, कोई भी धर्म हो, मैं ये देखता हूँ कि हर जगह उसको लीपा जाता है। तो मिट्टी में उसको गोबर मिला दिया जाता है। मिट्टी अपन लोग जाते थे पहले बाग में खोदने के लिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा काम करते थे, जो गांव से होंगे वो जानते होंगे। मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं, कारण क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आखिर क्यों मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है या गाय का गोबर का यूज़ करा जाता है? तो कीड़े नहीं लगते हैं, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हरियाणा से कितने बच्चे हैं? हर बहन हर भाई का स्वागत है। हरियाणा, मध्य प्रदेश वाले बच्चे भी जरूर बताएं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। सोहना गांव हरियाणा में स्थित है और यहाँ घर बनाने के लिए लोगों द्वारा आसपास के उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जो आसपास की वस्तुएं हैं, चाहे जो मिले उससे घर बना लिया जाता है सोहना गांव में, ठीक है, याद रखिएगा। प्याज से क्वेश्चन लेते हैं। प्याज के बीज बोने के 20 दिन के बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो क्वेश्चन प्याज से ये बनता है कि प्याज के बीज बोने के बाद 20 दिन बाद, यानी कितने दिन बाद निकलते हैं पौधे? तो 20 दिन बाद, 20 डेज। गुजरात, गीजू भाई वेदिका गुजरात के रहने वाले थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे।
उनके लिखे पत्रों में पर्यावरण तथा पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो गिजुभाई बधेका पहला क्वेश्चन कहाँ से है? गुजरात से है। और गिजुभाई बधेका किससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखते थे? एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखते थे। प्राकृतिक सौंदर्य झलकता था उनके क्वेश्चंस में, ठीक है, उनकी कहानियों में, उनके पत्र में। और किनके लिए लिखते थे? बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। गुजरात के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चिड़िया से क्वेश्चंस लेते हैं एक बार फिर से। कल चिड़िया। अब बात आती है चिड़िया। हमेशा चिड़िया से क्वेश्चन, मैंने अभी बताया था आपको, मैना जो है झटके से प्रजाति एक ऐसी है जो गर्दन को घुमाती है। उल्लू, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उल्लू 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है, यानी पीछे तक घुमा सकता है, अपन लोग नहीं घुमा सकते। और तीसरा क्वेश्चन है कि कल चिड़िया, एक नाम है कल चिड़िया जिसका नाम है इंडियन रोबिन। यह अपना घोंसला पत्थरों के बीचों बीच बनाती है तथा इसका घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपरी पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, पाल, रूह सब बिछा होता है। तो याद रखना है कौन सी चिड़िया पत्थरों के बीच में बनाती है? तो कल चिड़िया यानी इंडियन रोबिन। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौवा की स्पेशलिटी क्या है? कौवा अपना घोंसला लोहे के तार, यानी क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में आया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे के तार मिलते हैं, और ऐसा कौन सा पक्षी है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बहुत बार एग्जाम में सीटेट में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर, यानी सबसे ऊंची, आप जब भी देखोगे ना बहुत लंबा पेड़ चला जाएगा और लास्ट की जो टहनी होगी ना सबसे ऊंचा, वहीं पर कौवा बनाता है। बहुत चालाक होता है। तो लोहे की तार पर तथा लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ों से बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर। यानी एक क्वेश्चन याद रखना है, लोहे के तार कौन यूज करता है? कौवा यूज करता है। और लकड़ी शाखाओं से बनाता है, मजबूत बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अब बात आती है कोयल की। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है तथा अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कौवे अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, और जैसे ही वो बोलती है कू कू, वैसे ही कौवा उन बच्चों को छोड़ देता है। यानी तब तक वो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। कौवा समझता है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन आखिर ऐसा होता ही नहीं है। कोयल बहुत चालाक हो जाती है वहाँ पर, और चाहती है, वो कभी भी चाह कर भी नहीं बनाती है घोंसला, क्योंकि उसे पता है कि कौवा ही मेरे अंडे देखेगा, ठीक है। और जब आवाज़ निकालते हैं, दोनों में कंपैरिजन करता है कौवा, अपने बच्चे को ले लेता है और बाद बाकी बच्चे को छोड़ देता है। तब तक वो बड़े हो जाते हैं। फाख्ता की अगर हम बात करें, फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच में, अगर हम बात करें इंडियन रोबिन तो भैया आपकी पत्थरों के बीच में। कौवे की स्पेशलिटी बताई, कोयल की स्पेशलिटी बताई, मैना की बताई, उल्लू की बताई, और फाख्ता जो हमेशा क्वेश्चन आता है कि कैक्टस के कांटों के बीच में कौन अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता बनाता है। तथा मेहंदी की मेड़ पे बनाता है। ये भी अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करेंगे दोस्तों गौरैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे इत्यादि। गौरैया चिड़िया छोटी चिड़िया होती है, आपने देखा होगा, है ना, सिंपल सी बात है, और कहीं भी बना सकती गौरैया। इसको मैना से रिलेट मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। कबूतर की बात करें, कबूतर भी ऐसी जगह अपना घोंसला बनाता है जैसे पुराने मकानों में या खंडहरों में, हर जगह ये घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक शांत वातावरण में कबूतर रहना पसंद करता है। जैसे कुआं की बात करें, कुएं में बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना, तो कुएं में जाके एकदम होल में जाके बना लेंगे, या फिर आपके जो है ऐसा जहाँ पर कोई रहता नहीं है, या स्कूलों में बना लेते हैं, छुट्टी हो जाती है उसके बाद उनको शांत वातावरण मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बसंत गौरी की बात करें तो बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। यानी बसंत गौरी जो होती है, पेड़ का तना, पेड़ में ही वो छेद कर देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेड़ के जो पेड़ होता है उसका तना होता है, उसमें छेद कर देती है, इतनी जो है चोंच उसकी वैसी होती है, और उसमें जो है छेद कर करके उस जगह बना के उसमें जो है क्या कर लेती है, अंडे दे देती है। एक चिड़िया होती है दर्जिन। दर्जिन चिड़िया जो होती है वो अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है, इसके बीच में अंडा देती है, यही इसका घोंसला होता है। यानी दर्जिन चिड़िया क्या होती है, 2 पत्ते होते हैं, और 2 पत्ते क्या करती है वो, इसको पत्ते को और इसको पत्ते को, एक और लिया पत्ता, इसको क्या करा आपस में, इसको क्या करा, सी लिया, और इसको एक कम क्या कर लिया, इसको जो है कभी भी आप गूगल पे डाल के देखेंगे दर्जिन चिड़िया, तो वो पत्तों को सिल लेती है, और ऐसा गजब का सिलती है क्या आप सिल पाओगे सुई से। और उनमें क्या करती है, अंडे दे देती है और घोंसला बना लेती है। मैंने कहा जिनके कान नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं, और जिनके कान दिखते हैं वो बच्चे देते हैं। क्लियर क्लियर। अब बात आती है नर बीबर। नर बीबर पक्षी घोंसला बनाता है, मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, इनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडा देती है। सिंपल सी बात है कि नर बीबर पक्षी घोंसला बनाता है, मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, और बहुत सारे जो है एक बार जो अंडे देती है ना मादा,
तो क्या करता है, नर का काम होता है 4 5 6 10 इतने सारे घोंसले बना देती है, और सबसे अच्छा मजबूत होता है उसमें उसको चुन लेती है, उसी में अंडे दे देती है। क्लियर, याद रखिएगा। शकरखोरा बहुत बार एग्जाम में आपको आता है, हमेशा ही आता है। शकरखोरा यह पक्षी पेड़ की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल या टुकड़े और कपड़े की चीथड़ों से बनती है। तो क्वेश्चन में अगर आए कि कांटे और कटीले तार, लोहे के तार किस में होते हैं, तो कौवे के घोंसले में होते हैं। अगर आए कि कपड़े किसके घोंसले में मिलते हैं, तो शकरखोरा पक्षी में मिलते हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो उस पत्ते को सी के बनाती है घोंसला, वो दर्जन चिड़िया है। शकरखोरा कपड़े का इस्तेमाल करती है, ठीक है, और शकरखोरा यह पक्षी पेड़ की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, शकरखोरा वो पक्षी होता है जो एकदम से वो होता है जैसे नहीं बीन होती है, बीन, और इतना मजबूत घोंसला होता है, कांटों में बनाता है वो, और आपने देखा होगा तालाब के किनारे लटकते होंगे, ऐसे ही बीन टाइप के लटकते होते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो वही बनाते हैं। कभी भी आप इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अगर आप चेक करना चाहो इनके जो है घोंसले को, तो हर चिड़िया को आपको बस नाम डाल देना है गूगल पर, चाहे शकरखोरा, आपको उस पक्षी का घोंसला मिल जाएगा। जैसे आप भी तो अपने घर बनवाते हो और बिल्ली से क्वेश्चंस लेते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए नुकीले होते हैं। गाय की बात करें, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटी और बड़े होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं, याद रखिएगा। गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चंस में बार बार आता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कीड़े और कीट और कीड़ों से बचाने के लिए, याद रखिएगा। सांप से क्वेश्चन जो आते हैं, देखो सांप से इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, सांप जहरीला अजगर नहीं होता है। सांप पाइथन से लेकर कोबरा से लेकर सारे जहरीले होते हैं, अजगर जहरीला नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं, यह शिकार को चबाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। अब बात यह आती है कि सांप, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है सांप से, क्या सांप का जो जहर होता है, जो सांप का जहर होता है वो क्या वाकई में हानिकारक होता है? जी नहीं, सांप का जहर हानिकारक नहीं होता है। ये आएगा नहीं क्वेश्चन, में बता दे रहा हूँ। जब भी सांप का जो आप जहर होता है उसकी अगर थैली को आप लेकर उसको पी लेते हैं, यानी अगर आप केवल पी लेते हैं सांप के जहर को, तो वो आपके शरीर को लाभप्रद होगा। आप कहेंगे बच्चे ये सर नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात ये समझना कि जब आपको सांप काटता है, दांत लगाता है, तो जब दांत लगाता है तो वो दांत आपके ब्लड में चला जाता है। तो जब भी आपके ब्लड से सांप का दांत यानी सांप का जहर मिल जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से हानि पहुंचाएगा। लेकिन आपके शरीर में अगर ब्लड से टच नहीं होता है सांप का जहर, तो समझ लीजिएगा वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके ब्लड से सांप का जहर मिक्सअप होता है तो वो आपको हानि पहुंचाएगा, वरना नहीं पहुंचाएगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को बराबर रखने के लिए यह हमेशा कुतरती है। तो क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि गिलहरी के दांत, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके आगे के हाथ, क्वेश्चन में क्या आया, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन जो आया है रियलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते हैं, जिसको बढ़ने से रोकने के लिए वह हमेशा चीज़ों को कुतरता रहता है, तो गिलहरी हो जाएगा, ठीक है। और गिलहरी जब ऑप्शन में नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी होती है चूहे की, तो ये भी याद रखना। अब आप कहोगे सर ये चूहा हमारे सारे कपड़े काट जाता है, गिलहरी ये बहुत सारी काटती रहती है इधर उधर, तो यार मजबूरी है उनके सामने, क्योंकि उनके दांत बढ़ते रहते हैं, उनको प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है। अगर वो काटेंगे नहीं ना तो वो मर जाएंगे, उनका जबड़ा फट जाएगा, क्योंकि वो बाहर निकल आएंगे, समझ रहे ना। कर्नाटक से कितने बच्चे हैं कमेंट करें। भीम संघ यह बच्चों की पंचायत है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की समस्या थी, तो भीम संघ ने पानी की समस्या का समाधान ढूंढा। यानी भीम संघ कहाँ का एक क्षेत्र है, कहाँ का एक पंचायत है? कर्नाटक का है। दूसरा क्वेश्चन, कर्नाटक के किस गांव से? होलीकुंडी। और किस लिए ये जो है पंचायत है? क्योंकि पानी की समस्या थी, यानी वाटर प्रॉब्लम। ओक वृक्ष से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को हमेशा आपके एग्जाम में मिल जाएगा। रेगिस्तानी ओक, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह अपनी ऊंचाई के लगभग 30 गुना जमीन के नीचे फैलता है। पहला क्वेश्चन, ओक वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ओक वृक्ष की स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है दूसरे क्वेश्चन की, रेगिस्तान में यह पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं, जब तक कि पानी ना मिल जाए, यानी इतनी गहरी जड़ें जाती हैं कि उनको पानी ना मिल जाए। ये बिल्कुल रियलिटी है। तो क्वेश्चंस में ऑप्शंस में पहला ये होगा कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया में
दूसरा, इसकी क्या जो है जो जड़ें हैं वो गहरी जाती हैं जब तक पानी ना मिल जाए। तो आपसे पूछेगा नीचे जाके क्या ए सही है, बी सही है, या ए बी सही है, या बी सी सही है। तो इसको इसलिए इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रेगिस्तान में ओक का वृक्ष कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में 30 गुना फीट ज़मीन के नीचे फैली होती हैं, ठीक है, यहाँ पर फैला होता है। इसकी जड़ें जो है ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी ना मिल जाए नीचे तक। और इस वृक्ष के पानी, यानी इस वृक्ष के पानी में, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, लिखना क्या है आपको, इसको काट के ये लिखना है कि इनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं जब तक पानी ना मिल जाए, और इन जड़ों में पानी होता है। लोग पानी इनको निकालकर पी लेते हैं, यानी पानी पाइप से पी लेते हैं, यानी जो जड़ें होती हैं उनसे पानी लोग खींच लेते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पानी कहाँ से निकालते हैं? जड़ों से निकालते हैं। तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर जड़ें नीचे पाताल तक जाएंगी तो पानी उनमें होगा। और उन जड़ों का इस्तेमाल कौन करता है? लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की समस्या को निपटने के लिए। असम की अगर हम बात करें, ये बताया मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में, बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल कटने के लिए मनाया जाता है, और यह जनवरी महीने में, और अस्थायी छप्पर मनाया जाता है जिसको उड़का कहते हैं। बात करेंगे चावल की। ओस, अमन तथा बोरा चावल की विभिन्न किस्में हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ओस किसकी किस्म है? चावल या गेहूं की? तो चावल है। अमन चावल है और बोरा भी चावल है। तो 3 किस्में हो गई आपकी चावल। अबू धाबी से क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हो गए। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, खजूर के पेड़ की विशेषता क्या है? अबू धाबी में है, ठीक है, और मुद्रा की क्या है? यहाँ पर दिरहम है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण लोग सूती वस्त्र कपड़े पहनते हैं तथा सिर पर कोई भी कपड़ा यानी ढककर रखते हैं। सिंपल सी बात है। और बात करें केरल राज्य की, तो केरल से कितने बच्चे हैं कमेंट करें। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, यानी मसालों का शहर केरल को कहा जाता है। यहाँ पर तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सभी पाई जाती हैं। केरल में यहाँ नारियल तथा टेपियोका बहुत पसंद किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यार याद रखना है, केरल में केले की पत्ती की सब्जी बनती है, केले के फूल की। केरल में यहाँ पर जो है नारियल तथा टेपियोका बहुत पसंद किया जाता है। तो नारियल वाला शहर भी आपका केरल हो जाएगा। तटीय इलाका है, पश्चिमी शहर का, पश्चिमी घाट का। टेपियोका जमीन के नीचे जो है पैदा होता है। इस प्रकार यह दोनों ही घर के आंगन में तैयार किया जाता है। जो लोग बोल बस सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, अपनी बात विशेष इशारों द्वारा प्रेषित करते हैं। तो याद रखना है, ये सिंपल सा अलग पॉइंट में लिख लेना है भाई। जो नहीं बोल पाएगा तो वो इशारों से करेगा। अब एक चूहे से कॉन्सेप्ट लेते हैं। मैंने अभी गिलहरी से बताया था कि गिलहरी के दांत आगे वाले बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए वो काटती है चीज़ों को। तो हर चीज़ का एक कारण होता है। काटने की बात आई तो काट क्यों रही है चीज़ों को? क्योंकि उसके आगे के जबड़े के दांत बढ़ते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने, स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। यानी सूंघने की क्षमता और छूने की क्षमता या स्वाद वाली क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उनकी वो होती है आई साइट, वो यहाँ पर कमज़ोर होती है, ठीक है। गांधी जी से क्वेश्चन आता है। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत का अभियान का शुरुआत हुआ। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि शुरुआत कब हुआ गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर, और क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय स्वच्छता अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया? नरेंद्र मोदी ने। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्वच्छता अभियान किस सन में किया था? तो 2014 में किया था। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। 150वीं वर्षगांठ गांधी जी की, याद रखिएगा, और दिन था 2 अक्टूबर की। क्लियर, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिश की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमेशा एग्जाम में ट्रेंड में रहा है, लिंगहुफेन। आप कहते हो सर हाथी पर क्वेश्चन बनाओ, लिंगहुफेन पर बनाओ, तो ऐसा सर वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लिंगहुफेन एक प्रकार की डिश है जो सांप से बनाई जाती है। यह डिश हांगकांग में बहुत ही प्रचलित है। यानी लिंगहुफेन कहाँ पर कहा जाता है? हांगकांग में कहा जाता है। तो हांगकांग में सांप की डिश को क्या कहते हैं? लिंगहुफेन। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्बू से क्वेश्चंस लेते हैं। कितने बच्चे जम्बू से हैं कमेंट करें। कश्मीर, यहाँ सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कश्मीर से है ना। तो कश्मीर से क्वेश्चन क्या बना है? यहाँ पर सरसों के तेल में बनी हुई मछली पसंद की जाती है। तो क्वेश्चन में अगर आए कि टेपियोका कहाँ की डिश है, तो आप केरल में मारते हैं। नारियल केरल में मारते हैं। अगर पूछे कि सरसों की तली हुई मछली, तो आप मारते हो कश्मीर, ठीक है। गोवा वाले बच्चे कमेंट करें।
गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है। अगर पूछे कि सरसों के तेल में तो जम्बू आंसर हो जाएगा, अगर मछली नारियल के तेल में है तो गोवा आंसर हो जाएगा, जिसका स्वाद ही अलग होता है और दोनों की डिश अलग अलग है। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले भी बच्चों का स्वागत है दोस्तों, कमेंट करें फटाफट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लेकिन अभी तक हमने पूरे वीडियो में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं कराया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर बहन हर भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है विभिन्न राज्यों के 3-4 कॉन्सेप्ट और लूँगा, खत्म करते हैं। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में विभिन्न राज्यों में कौन कौन से घर बनते हैं और किन किन घरों को किन किन औजारों से या किन किन चीज़ों से बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे किस राज्य में घर बनते हैं जहाँ पर बांसों का प्रयोग होता है, जहाँ पर पत्थरों का प्रयोग होता है, तो ऐसे सीटेट में क्वेश्चन पूछता है गाइस। तो दोस्तों चलते हैं, पहला हम देखते हैं असम के घरों में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, जितने भी बच्चे हिमाचल प्रदेश से हैं सभी का स्वागत है गाइस, और अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों का स्वागत है, नीचे आप चले जाएंगे। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र की बात करेंगे, सभी का स्वागत है गाइस। असम के घरों में क्या होता है, विशेषता क्या है, यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ बांस जो है, अगर घर बनाए जाते हैं तो किसी चीज़ का प्रयोग होता होगा, तो बांस के खम्भों पर घर बनाया जाता है, घर के अंदर भी लकड़ी का होता है। यानी अगर क्वेश्चन में ये आए कि ऐसे राज्य के घर जहाँ पर बांसों का यूज होता है वो कहाँ, वो असम के हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। मनाली के घर की विशेषता क्या है, मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ वर्षा जो है, यहाँ वर्षा अधिक होती है और ओले भी गिरते होंगे। यहाँ घर पत्थर तथा लकड़ी से बना जाते हैं। जब भी क्वेश्चन आए कि पत्थर के और लकड़ी के घर दोनों मिक्सअप किया जाता है तो भैया मनाली के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान वाले बच्चे कमेंट करें। राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में है। बात करें अगर हम भाई गाइस यहाँ पर राजस्थान, अगर यहाँ पर भाग की बात कर दी, देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड की बात करेंगे यहाँ चला जाएगा, पंजाब की बात करेंगे, पंजाब हरियाणा वाले बच्चे हैं नीचे कमेंट करें तो यहाँ चला जाएगा, बिहार की यहाँ चला जाएगा, यूपी यहाँ चला जाएगा, है ना। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें गुजरात यहाँ चला जाएगा, तो राजस्थान तो यहाँ हो गया। राजस्थान यहाँ पश्चिमी वाला इलाका है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है और खेजड़ी का वृक्ष भी यहीं से रिलेट करता है, खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ पर घर बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं। छत की जो छत होती हैं उनमें कटीली झाड़ियों का प्रयोग करा जाता है। तो सिंपल सी बात ये दोस्तों याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ दोस्तों चलते हैं अपने शहर पर, जहाँ से भी आप हैं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, कैसा रहा ये वीडियो, आप मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, झारखंड से हैं अगर, तो दोस्तों आप सभी को मेरा सैल्यूट है, आप सभी के माता पिता को मेरा सैल्यूट है। असम हो चाहे आप ईटानगर राजधानी से हो, मिजोरम से हो गाइस, नागालैंड से हो, या फिर पंजाब हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो गाइस, सभी का स्वागत है। पाकिस्तान से तो कोई नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि वहाँ का मुझे ये बहुत ही ख़राब देश है, आप सभी जानते हो। अच्छा भैया सब्सक्राइब तो कर लेना, आप सभी से निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम। यूँ ही मुस्कुराते रहिएगा, गला थोड़ा ख़राब है, आप साथ देंगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। चीज़ें बिल्कुल आसान तब होंगी जब आप टेंशन कम लोगे। टेंशन लेकर पढ़ाई करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं गाइस, और अगर आप टेंशन को कम लेते हैं तो ज़्यादा खुश रहते हैं, और जितना ज़्यादा खुश रहेंगे गाइस उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा गाइस। क्लियर, आप सभी के माता पिता को मैं खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी के लिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, लेकिन आप सभी के माता पिता के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो समझ रहे होंगे ना मेरा मोटिव क्या है गाइस, आपका परिवार और आपकी पीढ़ी को सुधारने का, जिसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे। 1% भी मेरे मदद का हिस्सा लग जाएगा ना, मैं अपने को धन्य मान लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के परिवारों एवं माता पिता को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।